हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर दीपक हूं। मैं एक पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूं जो कि दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूं। मैं प्रेजेंटली फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हूं और मेरा क्लिनिक भी है ग्रेटर कैलाश वन साउथ दिल्ली के अंदर। आज हम इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं जो कि है अल्सरेटिव कोलाइटिस। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे और वीडियोस की तरह ये वाला वीडियो भी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। हम इस वीडियो में सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसे कैसे हम डायग्नोस करते हैं और इसे हम कैसे मैनेज करते हैं। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस एक तरह का इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है। अब व्हाट इज इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज एक कंडीशन होती है जहां पे आपकी बाउल के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि आपकी बाउल में अलग अलग लेंथ ऑफ बाउल पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज दो तरह की होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज। पर आज हम यहाँ पे सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशंस वो होती हैं कि जिसमें आपकी खुद की इम्यूनिटी ही आपके बॉडी पार्ट्स या टिश्यूज को डैमेज कर रही है। कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म इतना मेनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपकी इम्यूनिटी ही आपकी अगेंस्ट एक्ट कर रही है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसा कि नाम से भी सजेस्ट हो रहा है कि कोलाइटिस का मतलब कि कोलन का इन्फ्लेमेशन और अल्सरेटिव का मतलब कि अल्सर्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इस डिजीज के अंदर आपकी कोलन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है जो कि ज्यादातर अल्सरेटेड फॉर्म में होता है। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ बाउल को अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि हम ग्रॉसली इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रोक्टाइटिस, सेकंड इज लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस एंड थर्ड इज पैनकोलाइटिस। तो प्रोक्टाइटिस का मतलब कि कोलन का एक सिर्फ स्मॉल पोर्शन अफेक्ट हो रहा है जिसको कि हम रेक्टम कहते हैं। और लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस का मतलब है कि लेफ्ट साइडेड ऑफ कोलन यानी कि रेक्टम, सिग्मोइड कोलन और डिसेंडिंग कोलन यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ कोलन अफेक्ट हो रही है। और पैनकोलाइटिस का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट लार्जली 70 to 80% या ऑलमोस्ट 100% ऑफ द लार्ज बाउल यानी कि कोलन अफेक्ट हो रही है। अब जैसे कि बच्चों में ज्यादातर पैनकोलाइटिस देखने को मिलती है, यानी कि जब बच्चे डायग्नोस होते हैं तो उनको पूरी कोलन इन्फ्लेम्ड होती है, जबकि एडल्ट्स के अंदर ज्यादातर लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस या सिर्फ प्रोक्टाइटिस करके भी एडल्ट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के क्या कॉजेज हैं। तो एग्जैक्ट कॉज तो 100% हर केस में कॉज पता चलाना थोड़ा मुश्किल है। ये काफी केसेस में इडियोपैथिक भी है, पर ऐसा माना जाता है कि जैसे मैंने डिस्क्राइब किया कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अब इसके कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है कि जेनेटिक्स, कि आपका जेनेटिक मेकअप कैसा है। इसके लिए सर्टन जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस को कॉज करते हैं। तो किस तरह का जेनेटिक मेकअप है आपका, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, और कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं कि जैसे कि आपका डाइट कैसा है और आपका हाइजीन लेवल कैसा है। अगर आपको फ्रीक्वेंट गट इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो आपको चांसेस हैं कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस ज्यादा होगा। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे स्ट्रेस। तो अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं, आपके पास क्रॉनिक स्ट्रेस है, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जिसको भी स्ट्रेस होगा या जिसको भी हाइजीन खराब होगा उन सबको अल्सरेटिव कोलाइटिस होगी, लेकिन ये एक सारे फैक्टर्स मिला के एक डिसाइड करते हैं कि अगर आपका जेनेटिक भी वैसा है और आप स्ट्रेस में भी हो और आपको हाइजीन लेवल भी आपका बैड है और भी कुछ फैक्टर्स हैं और आपका गट माइक्रोबायोम कैसा है, अगर ये सारे फैक्टर्स एक साथ रोल प्ले करते हैं तब जाके चांसेस हैं कि आपको डिजीज हो सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो इंसिडेंस है वो जनरली 2 एज ग्रुप्स में ज्यादा कॉमन माना गया है। फर्स्ट जो इंसिडेंस है वो 10 से 20 साल के बच्चों में काफी कॉमनली पाई जाती है, और सेकंड इंसिडेंस है वो 40 से लेके 55 ईयर्स के अप्रोक्सीमेटली सेकंड पीक होता है इसका। तो 2 एज ग्रुप्स हैं जिसमें ज्यादा देखने को मिलती है, ऑल्दो इसके आगे पीछे भी कभी भी डायग्नोस हो सकती है, पर इन दोनों एज ग्रुप्स में ज्यादा देखने को मिलती है। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है कि सिम्टम्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, किस तरीके से पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के 3 मेन सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट इज एब्डोमिनल पेन, सेकंड इज डायरिया एंड थर्ड इज रेक्टल ब्लीडिंग। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंटेशन आपको वेरिएबल एब्डोमिनल पेन होगा जो कि ज्यादातर कोलिकी या जैसे हम कहते हैं कि मरोड़े टाइप का पेन होगा जो कि थोड़ा आ रहा है और जा रहा है। इंटरमिटेंट टाइप का पेन होगा जो कि जनरलाइज मोस्टली पूरे एब्डोमेन पे होता है और आप एक कोई स्पेसिफिक पॉइंट लोकेट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो है डायरिया।
तो नॉर्मली जो आप स्टूल्स पास करता है जो पर्सन, वो 1 या 2 स्टूल्स पर डे करता है, बट अगर आपको कोलाइटिस है तो आपकी स्टूल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ये 3 से लेके 5 से लेके 10-12 भी हो सकती है। हो सकता है कि अगर आपका सिम्टम ज़्यादा सीवियर है तो आपको रात में भी उठना पड़ सकता है और आपकी नींद भी टूटेगी। और थर्ड इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है रेक्टल ब्लीडिंग। तो क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया था, नाम से ही पता चल रहा है अल्सरेटिव और कोलाइटिस, तो कोलन के अंदर जब अल्सर्स बने हैं तो स्वाभाविक है कि जब अल्सर्स बने हैं तो ब्लीडिंग होगी। तो वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होगी डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी। इट कैन बी माइल्ड ब्लीडिंग जो कि कुछ कुछ स्टूल्स में मिलेगी, या फिर सीवियर ब्लीडिंग भी हो सकती है जो कि ऑलमोस्ट हर स्टूल में मिलेगी। या हो सकता है कि आप स्टूल पास करने गए और उसमें कोई स्टूल मटेरियल नहीं है और सिर्फ ब्लड या क्लॉटेड ब्लड ही आ रहा है, तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि क्रॉनिक ब्लड लॉस के कारण एनीमिया भी हो सकता है। एनीमिया की वजह से आपको फटीग होगा, आप जल्दी थक जाएंगे, इरिटेबिलिटी होगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा। ये भी, इस तरह के सिम्टम्स भी आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस है और निग्लेक्टेड है। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो इनको बहुत टाइम से चल रहा है, 1 साल हो गया, 1.5 साल, और उनको डायग्नोस नहीं कर पाए हैं कोई बार। तो ऐसे केसेस में आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी मिल सकती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया एनीमिया। एनीमिया के अलावा विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसीज भी मिल सकती है, उनके अलग अपने सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस है और हमने डिस्कस किया कि क्रॉनिक एनीमिया और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है, तो ग्रोथ फेलियर भी देखने को मिल सकता है। ग्रोथ फेलियर का मतलब कि पेशेंट का वेट अच्छे से नहीं मेंटेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है। अगर वो बच्चा है तो उसका फेलियर टू गेन वेट है या फेलियर टू गेन हाइट भी हो सकता है। तो ग्रोथ फेलियर भी एक इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब कई बार अल्सरेटिव कोलाइटिस में कुछ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ये जीआई ट्रैक्ट के बाहर भी सिम्टम प्रेजेंट कर सकती है। तो उसमें से 2 सिम्टम्स हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है जैसे जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के काफ़ी पेशेंट्स में जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ आर्थ्रेल्जिया या आर्थराइटिस। आर्थ्रेल्जिया का मतलब पेन इन जॉइंट एंड आर्थराइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन इन जॉइंट। तो जॉइंट्स में पेन या सूजन करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और सेकंड है रैश। तो आप कई पेशेंट स्किन रैश करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन भी इस डिजीज में हो सकती है। अब जो हमारा नेक्स्ट डिवीजन है वो है डायग्नोसिस। तो हम कैसे डायग्नोस करें अल्सरेटिव कोलाइटिस को? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को डायग्नोस करने के लिए जो मेन हमारा है वो है एंडोस्कोपी। तो इसमें हम जब भी हमारा पेशेंट है जो कि सस्पेक्टेड कोलाइटिस का आता है, तो अपर जी एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, इसके थ्रू हम एग्जामिन करते हैं कि कितना एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट है और क्या सीवियरिटी है। हमने इसके ऊपर अपर जी एंडोस्कोपी कैसे की जाती है उसके लिए भी हमने एक वीडियो दिया हुआ है, और कोलोनोस्कोपी से रिलेटेड पॉइंट्स के ऊपर भी हमने वीडियो दिया हुआ है। तो एंडोस्कोपी बहुत ही हेल्पफुल होती है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली क्वांटिफाई भी कर देती है कि कितना लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कितना सीवियरिटी है। हम बायोप्सीज ले लेते हैं उससे ड्यूरिंग एंडोस्कोपी। तो म्यूकोजल बायोप्सीज को हम हिस्टोपैथोलॉजी के थ्रू अच्छे से एग्जामिन करवा लेते हैं और उससे हमें डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो हमारे सपोर्टिव होते हैं, जैसे कि इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हो गया, सीआरपी हाई है, ईएसआर हाई है, हाई प्लेटलेट्स हैं। तो ये इनडायरेक्ट मार्कर्स ऑफ इन्फ्लामेशन है जो कि हमें ब्लड में रिफ्लेक्ट होते हैं, उससे भी हमें काफ़ी हिंट मिल जाता है। लिवर फंक्शन टेस्ट भी हम करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। कई केसेस में लिवर फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट भी डिरेंज होते हैं, जो कि हमें मदद करते हैं डायग्नोस करने के लिए। इसके अलावा कई बार जैसे स्टूल का टेस्ट होता है, स्टूल फॉर कैलप्रोटेक्टिन, वो भी एक तरीके का टेस्ट है जो कि इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन को डिनोट करता है। पर ऑब्वियसली ये टेस्ट जो भी मैं बता रहा हूँ, ये टेस्ट आपको डॉक्टर की गाइडेंस से ही करने हैं। आपको खुद अपने हिसाब से इन टेस्ट को नहीं डिसीजन लेना, क्योंकि इन टेस्ट के अपने कुछ फ्लॉज भी हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके आप डायग्नोस करते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने एक टेस्ट कराया और वो हाई आ गया और मैंने लेबल कर दिया, इस तरह से ये नहीं वर्क करता। अब रेडियोलॉजिकल टेस्ट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड आपको गट इन्फ्लेमेशन के बारे में बताता है, इंटेस्टाइनल थिकनिंग है, कौन से पार्ट की थिकनिंग है। और इसके अलावा सीटी स्कैन हो गया, सीटी एंट्रोग्राफी, एमआर एंट्रोग्राफी, ये इनकी सहायता से भी हम गट इन्फ्लेमेशन के बारे में हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है।
पहले हम सीटी एंड्रोग्राफी ज़्यादा यूज़ किया करते थे, बट अब साइंस एडवांस हो गई है और हम लोग टर्शरी केयर सेंटर्स में वर्क करते हैं, तो हम एमआर एंड्रोग्राफी करते हैं। एमआर एंड्रोग्राफी का ये एडवांटेज है कि उसमें रेडिएशन नहीं लगता सीटी की तरह, और इमेज क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है और उसके ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो आपकी बॉडी में कोई हार्मफुल रेडिएशंस नहीं देता जैसे कि सीटी देता है। तो इन टेस्ट को हम इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके ही हम डायग्नोस करते हैं कि किसी पर्सन को अल्सरेटिव कोलाइटिस है या नहीं है। अब जो लास्ट पार्ट है हमारा आज के टॉपिक का, वो है कि हाउ टू मैनेज, हम कैसे मैनेज करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स को। तो इसमें हमारे 3 गोल्स हैं। फर्स्ट गोल है कि जो एक्यूट अटैक है उसको हमें रोकना है, और सेकंड जो हमारा गोल है वो है कि इस तरह के एक्यूट अटैक्स दोबारा ना हो, प्रिवेंट करना। और थर्ड है हमारा जो कि उसकी इंजरी हुई है गट के अंदर या कोलन के अंदर, तो उसको कोलन की इंजरी को हील करना। 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है मैनेजमेंट के। फर्स्ट है मेडिकेशन, सेकंड है डाइटरी चेंजेस, और थर्ड है लाइफस्टाइल यानी कि स्ट्रेस रिलेटेड चेंजेस। तो हमारे पास काफ़ी सारी मेडिकेशंस हैं जो कि हम जिनकी हेल्प से हम इजीली अल्सरेटिव कोलाइटिस को हैंडल कर सकते हैं। उसमें हमारे पास कुछ मिसालामिन, सल्फासालाजिन, स्टेरॉयड और इम्यूनोमॉड्यूलेटर करके अच्छी ओरल मेडिसिन है हमारे पास, जिसकी हेल्प से हम इफेक्टिवली जो एक्यूट अटैक है उसको हम रोक भी सकते हैं और फर्दर अटैक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और म्यूकोजल हीलिंग कर सकते हैं। और इनके अलावा हमारे पास सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं कि जैसे काफ़ी पेशेंट्स को पेन हो रहा है और पेन एब्डोमेन फ्रीक्वेंट है, तो इफेक्टिव पेन किलर्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का यूज़ भी इन पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वो गट इम्यूनिटी को बढ़ाता है और गट के फ्लोरा को एनहांस करता है। और कुछ सपोर्टिव मेडिसिन जैसे कि मल्टी वाइटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम, इनकी मदद से भी हम पेशेंट्स को आराम से हैंडल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो हर पेशेंट जैसे नोट करेगा कि उनको कुछ फूड्स ऐसे हैं जिनसे कि वो डिजीज प्रेसिपिटेट होती है, या उनको सिम्टम्स अच्छा नहीं लगता, या कुछ ना कुछ एग्रावेट होता है। तो कोशिश करके कोई आप ऐसे फूड्स देख रहे हैं कि जिससे आपकी डिजीज ट्रिगर हो रही है, तो आप उन फूड्स को अवॉइड करें। कोशिश करके बैलेंस डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, अपनी डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स और ये न्यूट्रिशन का इनटेक अच्छे से रखिए। जनरली हम हाई फाइबर्स ऐसे पेशेंट्स में अवॉइड करते हैं, और ख़ास तौर पे जब एक्यूट अटैक आ रहा है और पेशेंट अभी काफ़ी सिम्टोमेटिक है, तो ऐसे में हम थोड़ा लो फाइबर डाइट देते हैं। और इसके अलावा हाइजीन अच्छा रखिए, फूड एंड वाटर हाइजीन रखिए। कभी कभी एक्यूट अटैक में हम मिल्क प्रोडक्ट्स को भी रोकते हैं, पर ओवरऑल हम मिल्क को वैसे नहीं रोकते। बट कभी एक्यूट अटैक आ रहा है और पेशेंट बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक है, तो उन केसेस में हम थोड़ा सा मिल्क को कंट्रोल करते हैं। और थर्ड पॉइंट है हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट। कोशिश करके अपने स्ट्रेस के लेवल को थोड़ा कंट्रोल रखें। कुछ ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करिए, अपने सोसाइटी में कनेक्टेड रहिए, या कुछ भी ऐसी टेक्निक्स जिससे कि आप स्ट्रेस को हैंडल कर पाएँ और मिनिमाइज कर पाएँ। अच्छा स्लीप लीजिए, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इन द नाइट टाइम, वो भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपकी हेल्थ को अच्छा रखती है और स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करती है। और अपना वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करिए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपको कुछ भी डाउट्स हैं या कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या दिए हुए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।